हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मॉक टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले मैंने कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ा दिया है, पूरी प्रैक्टिस मैंने चैप्टर वाइज करा दिया है और अब मॉक टेस्ट आपका बचा हुआ है। 6 मॉक टेस्ट इससे पहले हो चुके हैं, 7 ये वाला है। तो आपको क्या करना है, सारे मॉक टेस्ट लगाना है। जो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, एक बार अगेन ट्राई करना है। फिर भी नहीं लगता है तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहा कि कानपुर से लखनऊ, दो चीज़ें हैं, कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से प्रयाग के बीच जो चाल है, कोई एक ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो उसकी चाल का अनुपात दिया गया है वो हमको दिया गया 5:6, यानी रेशियो है 5:6। आगे कहा गया कि कानपुर से लखनऊ के बीच की जो 150 किलोमीटर की जो दूरी है, उस दूरी को 3 घंटे में कवर किया जा रहा है, तय किया जा रहा। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ एंड प्रयाग। प्रयाग से लखनऊ के बीच की चाल आपसे पूछे है। ज़रा मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। कंसेप्ट सीधा सा एक ही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी आपसे स्पीड पूछेगा, जब भी कभी स्पीड पूछेगा तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दोस्त दूरी बटे समय। ठीक है ना, दूरी बटे समय। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्यों है, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम का तो भाई नहीं है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में पहला चैप्टर कौन सा है, रेशियो। तो रेशियो देखो, दो चैप्टर को बना के एक क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन है बहुत आसान। अब देखो जरा कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कानपुर से लखनऊ, यानी कि कानपुर टू LKO, और उसके बाद है आपका कहाँ से, लखनऊ से प्रयाग। ये देखो कानपुर से लखनऊ, दो चीज़ें हमें दी गई हैं, एक कानपुर से लखनऊ और दूसरा दिया गया लखनऊ से प्रयाग। तो हम लिखते हैं LKU टू प्रयाग। अब इनकी जो स्पीड का देखो भाई, स्पीड का रेशियो दिया गया ना, चाल का रेशियो। तो चाल का रेशियो कितना दिया, 5:6। तो हमने कहा ये 5 है, ये 6 है। अब जब भी कभी रेशियो दिया गया होता है तो ऑलवेज उसमें एक वेरिएबल कोई लगा लो, बिकॉज रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। अब आओ कंसेप्ट पर। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूरी है वो कितनी है, 150 किलोमीटर, और कितने घंटे में कवर की जा रही है, 3 घंटे में। अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो बताओ स्पीड कितनी आएगी, 3 पंजे 15, 25 किलोमीटर पर आवर। और ये किससे किसके बीच की आएगी, तो देखो कानपुर से लखनऊ के बीच की जो चाल है वो 50 किलोमीटर पर घंटे आ गई, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो चली जाएगी। तो देखो लखनऊ से कानपुर के बीच है कितना दूरी, आप कहोगे 5x, यानी आप आसानी से कह सकते हो कि 5x किसके बराबर है, तो 5x बराबर है 50 के। यानी x बराबर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे 50/5, 5×50, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे हैं कि कहाँ से पूछे भाई, लखनऊ से प्रयाग के बीच। लखनऊ से प्रयाग के बीच कितनी है, 6x है, वैल्यू रख दो। तो आप कहोगे 6x, x की वैल्यू रखोगे 6 × 10, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। डन है ना भाई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 2, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो आपका लेगोरिथम से क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, वो चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर से 2 नंबर आपको तो पक्का ही पक्का मिलेंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, ये कुछ ही इस प्रकार से भाई क्वेश्चन है कि log 81 का मान आपसे पूछे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 81। अब कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको कराया था log 64 का मान। मैं प्रत्येक मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन इसलिए रखता हूं क्योंकि आप जब बार बार एक तरह के क्वेश्चनों को लगाओगे ना तो दिमाग में एक स्थान पर सेट हो जाएंगे, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर पाओगे।
अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना, आप कहोगे सर जी हमको 81 log 81 की वैल्यू तो हमें टेबल में आते ही नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कितनी वैल्यू मैंने याद कराने के लिए कहा है, तो आप कहोगे केवल आपने हमें 4 वैल्यू याद कराई हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है तो 0.4771 है ना। उसके बाद मैं पूछूंगा log 4 की वैल्यू कितनी होती है तो होती है 0.6020। देन जो लास्ट मैंने वैल्यू आपको याद कराई है 0.5 की 6997 यहीं से हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। कहोगे कैसे, तो log 81 को मैं क्या कह सकता हूँ, log 81 को अब भाई नहीं पता है तो आप ऐसे कह लो, इसको तोड़ो किसके रूप में, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से काटोगे 9 टाइम्स में, 3 से काटोगे 3 टाइम्स में, 3 से काटोगे 1 टाइम्स में, यानी जहाँ 81 है वहाँ हम अपने सुविधा के अनुसार 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यानी मैं 81 को कहूँगा 3 की पावर 4। अब कल कंसेप्ट क्या बताया था कि लॉग के कौन कौन से फार्मूले होते हैं। भाई लॉग के जब दो एक्सपोनेंट m इंटू एन करते हैं तो एक्चुअली ये होते हैं log m प्लस के log n हो जाते हैं, और अगर हम इनको तो डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, log m माइनस में log n हो जाता है। अगर कोई भी एक्सपोनेंट की पावर ऐसे चिपकी हुई होती है तो n आगे आ जाता है, यानी हो जाता है n इंटू लॉग के m। अब ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा ना, क्योंकि यहाँ देखो पावर आ गई, इस पावर को आगे सेट करो तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, log के 3 हो जाएगा, और log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.4771 हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 इंटू 0.4771 मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 4 चौके 16, 16 3 19, आंसर आ गया 1.9080। जिन भी साथियों का आंसर आ रहा था 1.9080 वो अपने स्थान पर क्या है भाई, बिल्कुल सही है। क्लियर बात हो गई ना, वो बिल्कुल सही है। देखिए नोट कर लेना है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे तो फिर से भी आपका बैक लग सकता है दोस्तों। तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उससे अगर आप 80% ही उसका मेहनत कर लिए तो फिर 25/25 तो पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, भाई 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। इक्विवेलेंट ट्रायंगल का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा है। क्या होगा समबाहु त्रिभुज का एरिया। अब देखो समबाहु त्रिभुज कैसा भी हो एरिया हम एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर अलग अलग आप चीज़ें पढ़ोगे तो मैं सीधे आपको फार्मूला बता सकता हूँ। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 इंटू के ए स्क्वायर। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी कभी समबाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल बनता क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे ऊंचाई यानी हाइट आपसे पूछता है। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। हाइट होता है √3/2 इंटू ए, और ए क्या होता है, ए साइड होता है मेरे दोस्त, ए भुजा होता है। बस अब यही आपको यहाँ पर कर देना है। अब आपसे पूछूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा तो आपको भुजा कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सीधा फार्मूला लगाओ, √3/2 इंटू ए का मतलब 12, तो 12 इंटू 12, 4 से काटोगे 3 बार में 36√3, और एरिया हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। एक लाइन का क्वेश्चन था और आपने तुरंत ही उसको लगा दिया। डन है ना, क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ गया, 36√3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पर पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। रेशियो से एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ये कह रहा है कि 1690 रुपये को ए बी सी में रेस्पेक्टिवली क्रमशः कैसे भाई डिवाइड करना है, 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटो। इसमें आपको क्या करना है, विभाजित करना है।
भाई 1690 हैं। और ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करना है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ना कई सारे लोग सोचते यार ये कैसे लगेगा, यहाँ तो आ गया भैया बट्टे में, और बट्टे में रेशियो हो नहीं सकता, तो इसके लिए आपको रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। पहले देखो कितने लोग हैं, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। मैंने लिखा कोई ए है, कोई बी है, सी है। भाई रेस्पेक्टिवली का मतलब हमेशा क्या होता है, जो पहले लिखा है उस पहले वाला, जो बीच में लिखा बीच वाला, जो बाद में लिखा वो बाद वाला। यानी ए के नीचे 1/2, बी के नीचे 1/3, सी के नीचे 1/4। अब इनको एक क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा आप डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे। यानी 2 3 4, 2 3 4, इसका एलसीएम कितना होता है, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, 4 3 12 आ गया। इनके एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करा दो, तो 12 से हमने सब में मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से काटा 6 बार, 3 से काटा 4 बार, तो 6:4, 4 से काटा 3 बार, अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप देखो कितना रुपया डिवाइड करना था, तो आप कहोगे सर 1690, तो ये आप किसके बराबर होगा, 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13, 13 बराबर क्या होगा 1690। अब यहाँ आप चाहो तो वेरिएबल लगा सकते हो, बट मैं कहूँगा वेरिएबल को अवॉइड करो, क्योंकि जितना कम वेरिएबल मैथ में यूज करोगे उतना ही आसान आपका मैथ का क्वेश्चन लगेगा। यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं, एक एक नियम। अगर 13 रुपये में इतनी वस्तुएं मिलती हैं, तो बताओ 1 रुपये में कितनी वस्तुएं मिलेंगी। आप कहोगे 1690 डिवाइडेड बाई 13, 13 से कट जाएगा 13 बार में, और 10 130 बार में। और किसका पूछा है, सबका पूछा, तो भाई देखो ए का कितना आ जाएगा, 13 छंग 78, 780 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, 130 को 6 से गुणा, 13 छंग 78। बी का आ जाएगा 13 चौको 52, 520 आ जाएगा। और सी का कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, 390 आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 1690 आएगा। देखो कैसे, 7 5 12, 8 2 10 11, 7 5 12, 8 2 10 13, 3 1690। क्या आ रही है बात समझ में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, और उसको भी आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए इससे पहले मैंने ना ये सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। भाई देखिए क्वेश्चन लिमिटेड है, केवल आप में बस बहुत ज़्यादा खींच कर तो 200 से 250 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। अगर सब पब्लिकेशन की बुक मिला लोगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग वालों की, शॉर्ट को। और 200 से 250 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने करा दिया। अरे भैया 45 से 50 क्लासें, यानी तकरीबन मैं आपको बता दूं 45 से 50 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाओगे, इसको पढ़ लिया तो 18 में 18 क्वेश्चन करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एक बार मन बनाओगे तब। लेकिन जब मन ही नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। जो होगा वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका, 5 होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा इस बात को समझना। क्वेश्चन कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर मेल्ट किया जाता है, ठीक है ना। पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। पिघलाकर कितना भाई, पिघलाने के बाद क्या किया जा रहा है, पिघलाने के बाद 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया जाता है। बेलन बनाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि बेलन की हाइट बताओ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बेलन। सिलेंडर की हाइट बताना है, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखिए इस कंसेप्ट को ना बिल्कुल दिमाग में आपको सेट रखना है, क्या कि जब कोई 2D फिगर होगा, ज़रा मेरी बात को समझना। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, और एक होता है 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन।
2D का मतलब जिसको ना हम टच कर सकते हैं, पूरे सरफेसों को एक बार में टच कर सकते हैं, बट 3D फिगर को मैं टच नहीं कर सकता हूँ एक बार में। यही मेजर डिफरेंस होता है। बाकी डिफरेंस आप कहीं भी कर सकते हो कि हाइट नहीं होती है 2D फिगर में, 3D फिगर में हाइट भी हो जाती है। तो कई सारे जो हैं वो अंतर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब 2D फिगर को, इस कंसेप्ट को कहीं आप ऐसे नोट कर लेना, जब 2D फिगर को पिघलाया जाता है, पिघला कर हमेशा 2D फिगर ही बन सकता है। 2D से 2D पिघलाओगे तो उसमें 2D फिगर बनेगा, तो जो उसका एरिया होगा, एरिया मीन्स क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा इक्वल होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका क्षेत्रफल। जब 2D को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे तो एरिया आपका बराबर रहेगा। बट वहीं जब हम 3D को पिघला देते हैं, भाई आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन बनता है कि जब सिलेंडर को मेल्ट करने के बाद स्फीयर बनाया जाता है ना, कई कोन बना दिया जाता है, क्यूब, क्यूबाइड, कुछ भी बना दिया जाता है, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है। और ये 3D का क्वेश्चन है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, इन दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे चुटकियों में। यानी अगर मैं इस दोनों का आयतन बराबर करता हूं तो एक तरफ मैं लिखता हूं शंकु का आयतन, एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, शंकु का आयतन, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, बेलन का आयतन। बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर, यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है, 14, तो 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है, 6। भाई ये बराबर होगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, 4 इंटू 4 इंटू एच। एच हमें फाइंड करना, तो एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अब देखो काटो, 3 से काटोगे 2 बार में, 7 से काटोगे 2 बार में, 22 से आप इसको ऐसे काट लो, या ऐसे मैं बता दूं तो ऐसे काट लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मैं इसको 14 को काट ही नहीं रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये 22/7 से 22/7 खत्म हो गया, 3 से काट दिया 2 बार में। अब इधर आपका कितना बचा, 4, 4 से देखो 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे इसको 7 बार में, है ना। यहाँ बचा 4, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, और कुछ बचा, तो 7 सता 49, 49/2 करोगे तो हाइट कितना आ जाएगा, 49/2, यानी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 24.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। 24.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। कितनी हाइट आएगी, 24.5 सेंटीमीटर। एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। फिर से मैंने क्या बताया, देखिए ये कंसेप्ट आप बार बार लिखा करो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। जब 2D को मेल्ट करेंगे तो 2D में बनाएंगे, एरिया बराबर होगा। जब 3D को मेल्ट करेंगे, 3D बनाएंगे तो वॉल्यूम बराबर होता। देखो शंकु था एक, बेलन बनाया गया, दोनों का वॉल्यूम बराबर, कट्टम कुटाई काट पीट के आंसर 24.5 करेक्ट। नेक्स्ट अगला पूछते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 13 क्वेश्चन कराएंगे हम, तो थोड़ा सा स्पीड को अपनी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, है ना। आपको भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 15,625 रुपये का 40% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, जब ब्याज जो है वो हाफ ईयरली इंक्लूड हो रहा है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर बनता है जब हाफ ईयरली इंक्लूड करने की बात कहता है। तो ज़रा समझना, देखो जब भी कभी हाफ ईयरली इंक्लूड करने की बात कहेगा तो आप क्या करोगे, रेट को हाफ करोगे, टाइम को 2 टाइम्स करोगे। तो सबसे पहले गिवन फॉर्म को लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो 15,625 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 40%, लेकिन 40% वार्षिक है। हाफ ईयरली कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 20% क्या हो जाएगी, छमाही। छमाही का मतलब हर 6 महीने पर कितना रेट मिलेगी, 20%। अब मैं टाइम की बात करता हूँ, टाइम दिया गया है 1 होल 1/2 ईयर।
यानी 1 सही 1/2 वर्ष। अब बताओ 1.5 वर्ष का मतलब 12 6 18 महीने, 18 महीने का मतलब कितने छमाही मैं कह सकता हूँ? तो आप कहोगे सर 3 छमाही कह सकते हो, है ना। अब जो टाइम है वो ये काम करेगा, जो रेट है वो ये काम करेगी। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फटाफट तरीके से निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है? A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर क्या होता है? N होता है। N कह लो या T कह लो। तो यहाँ से मैं A बराबर निकालूंगा। देखो प्रिंसिपल कितना होगा? 15,625 रुपये। 1 प्लस रेट कितनी है भाई? 20 और बटे कितना हो जाएगा? 100। इसकी पावर टाइम कितना होगा? 3 ईयर। देखो 3 ईयर। अब देखो 20 एकम 20, 20 पंचे कितना हो गया? 100। 5 एकम 5 एक 6/5। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये 15,625 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5 से 6, यानी ये 6/5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डन। अब इधर समझो। अब मैं बात करता हूँ, ये जो 15,625 है इसको एज इट इज़ लिखते हैं। पावर कितनी है? 3। तो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार लिखी है उतनी बार मल्टीप्लाई। 6/5 से हम 3 बार कर लेंगे। 5 से काटोगे तो देखो 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटोगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से फिर से काटोगे, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ऊपर हो जाएगा 6 4 के 36 छक्का 216, यानी अल्टीमेटली क्या आएगा? 125 इंटू 616, एक 6 4 के 36 छक्का 216 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें अमाउंट निकल कर आएगा। हमसे पूछे क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं साइड में। मल्टीप्लाई 216 का हमें कराना है 125 से। तो 5 6 पंचे 30, 5 एकम 5 3 8 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 2 छंग 12 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया मेरे दोस्त? तो 4 हो गया। अब आप देखो लास्ट स्टेप कर लो। 1 छक्का 6, 1 एकम 1 और 1 दूनी कितना हो गया? 2। ये आ गया 0, ये 8 2 10, ये 6 3 9 1 10 कैरी 1 आ गया, 4 5 6 और ये 7 आ गया और ये आ गया, यानी कितना आ गया? 27,000 आ गया मित्र। कितना आ गया? 27,000 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बराबर कितना आया? तो आ गया 27,000। लेकिन हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए माइनस का पी, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे। भाई अमाउंट कितना है? 27,000 घटाएंगे 15,625, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 25 75 700 और 300 और जोड़ोगे तो हो गया आपका 16,000। 16,000 हो गया और 16 1 17,000 हो गया, 17 10 27,000 हो गया, यानी कितना आंसर आएगा? 11,375। जिन भी दोस्तों का आ रहा है वो अपने स्थान पर क्या है? बिल्कुल सही है। 11,375 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाना है मेरे दोस्त, शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं लगाना है। मैं हर एक क्लास में आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर नंबर कम मिलेंगे। फिर आप बाद में कहोगे कि हमने तो पूरा क्वेश्चन सही से लगाया था लेकिन हमारे नंबर क्या हो गए? काट लिए गए। ओके जी, आइए आगे पहुँचते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को और उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या किसको? तो 7 को। यहाँ तक बात बिल्कुल चीज़ें क्लियर है ना? बोलो एक बार भाई, कमेंट करके बोलो क्या क्लियर है बिल्कुल चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, जो एक स्फीयर है वो दिया गया है, उसकी रेडियस दिया गया है, गोले की त्रिज्या वो कितना दिया गया है? वो दिया गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा है कि गोले का आयतन बताओ। वॉल्यूम आपसे पूछे है कि गोले का आयतन क्या होगा, तो आप बता दो गोले का आयतन क्या होता। भाई गोले का हम आपसे बात करें तो गोले की जितनी बातें हैं लिख लो। गोले का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है? इसी टाइम आपको लिखना है कॉपी पर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। गोले का चाहे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, चाहे आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, एक ही फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि हमसे आयतन पूछा है मित्र, तो हम आयतन निकालेंगे। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होगा पाई आर यानी 4/3 4/3 और पाई आर क्यूब, यही होता है भाई। रखेंगे 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। रेडियस कितनी है तो देखो 21, ये क्यूब होता है मित्र, ये क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखो कितने प्यार से काटेंगे, 7 या 21, 3 से 3 खत्म हो गया। 21 का स्क्वायर 441 और 22 चौके कितना हो गया 88 इंटू 441 है ना। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। 441 में इंटू कराना है 88 से। 8 1 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 8 1 8 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 32, 3 कितना हो जाएगा 35। यानी ये 8 8 2 10, 5 2 7 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 3 हो गया। कितना आ जाएगा 38,808। यानी आंसर कितना आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये एकदम से करेक्ट आंसर होगा। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मैं ये बातें आपको बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। ज़रूरी नहीं वॉल्यूम ही पूछे, आपसे वक्र पृष्ठ पूछ लेता तो ये फार्मूला लगाना पड़ता, संपूर्ण पृष्ठ तो भी यही फार्मूला लगाना पड़ता। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्लियर है ना मेरे दोस्त, बात बताओ क्लियर, समझ में आ गई है। आइए नेक्स्ट पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न संख्या नंबर 8 को, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि 200 रुपये का कितने परसेंट की दर से, तो 5% की दर से, 5% की दर से क्या कहा गया है 2 माह का आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितने माह का, 2 माह का बताना है भाई। इसमें आपसे बस सीधे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो सिंपल वाला फार्मूला लगेगा मेरे मित्र। सिंपल वाला कौन सा फार्मूला होता है, आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 200 रुपया, रेट कितना है 5%। टाइम देखो इस बार 2 महीने हैं, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे, 2 से भाग करोगे, 12 से भाग करोगे, 2 से काटोगे तो 1/6 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 1/6 वर्ष आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/6 मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो गया 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 5 दूनी 10, 10/6 करेंगे तो 6 एकम 6, 4 बच गया, 40, 6 चार के 36, 6 चार के 36, यानी कितना ब्याज जाएगा 1.66 रुपये। एकदम से करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1.66 रुपये एकदम करेक्ट आंसर होगा, नोट कर सकते हो। 1.66 रुपये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ना, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आइए सर्कल का एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सर्कल का देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर्कल को, है ना। देखो सर्कल का क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। मैं फिगर आउट कर देता हूँ। फिगर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। फिर आपकी ए बी लाइन है, ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। ए बी लाइन है, इसके अंदर एक ये ऐसे लाइन है, एक ये ऐसे लाइन है। ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। और इसमें दिया गया है जो गिवन फॉर्म है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यदि ए बी वृत्त का क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो आपसे कहा गया है कि एंगल ए बी सी का मान क्या होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, कैसे आप लगाओगे। तो देखो ये सर्कल का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल के मैंने सारी बातें आपको बता रखी है, सर्कल की जितनी थ्योरम आपके सिलेबस में है वो मैंने सारी पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर्कल की कौन कौन सी थ्योरम होती है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फटाफट जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे। देखो पहला थ्योरम ये कहती है कि अगर सर्कल का कोई भी एक, ये ए बी क्या है जीवा है,
अगर किसी भी जीवा से सर्कल के सरकमफेरेंस पर एंगल बनाओ, सरकमफेरेंस मतलब परिधि पर, और ये सेंटर मान लिया O है, और अगर आप उसके सेंटर पर एंगल बनाओ तो हमेशा सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पर बने एंगल का 2 टाइम्स होता है। यानी यूँ कह ले कि जो परिधि पर एंगल बनेगा वो केंद्र पर बने एंगल का आधा होगा। प्रूव आपको करना नहीं है, डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है। ये फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम ये कहती है सर्कल की कि यह कोई मान लिया सर्कल है, ठीक है ना, यह कोई क्या है, सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्कल में अगर मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बनाऊं, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो पॉइंट होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस यानी परिधि पर। तो जो आमने मान लिया ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसको मैं थीटा मान लूँ, इसको मैं गामा मान लूँ। तो अगर आप इन दोनों का सम करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का चाहे सम कर लो, तो ये भी 180 डिग्री होगा। या आप यहाँ पर गामा और प्लस किसका, थीटा का कर लो, वो भी 180 डिग्री होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ देखो ये थ्योरम लग रही है, ये कौन सी थ्योरम है, तो आपको पता है कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो इक्वली पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो इक्वली पार्ट में आपका क्या करता है भाई, इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। और जब अर्धवृत्त की बात करेगा मेरे मित्र, याद रखना, इधर इधर देखना, समझना इधर, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं और इसको मैं बीच से हाफ कर दूं, आधा कर दूं, ये सेमी सर्कल बन गया, आधा सर्कल। हाफ सर्कल में कितना भी एंगल बना लो, चाहे 1 2 3 कितने भी एंगल बना लो, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो अर्धवृत्त में बना एंगल, अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बस काम खत्म। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो देखो कितने ही स्नेह के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंगल ए सी बी का मान मैं आपसे पूछूं, ए सी बी, तो ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा भाई, क्योंकि ये एंगल क्या है, अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके सामने आप रीज़न लिख दोगे कि ये अर्धवृत्त का एंगल है, अर्धवृत्त का जो कोण है वो है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का। अब ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी सी, मैं कहूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी, अगर इनका सम कर दे तो कितने डिग्री आएगा, आप कहोगे 180 डिग्री आएगा, है ना भाई। मान रखो ए का मान है 30 डिग्री, बी हमें निकालना है, सी का मान है 90 डिग्री, और ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। 9 3 12 120 जाएगा, माइनस कर देगा, तो एंगल बी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो वी कैन से दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई। एंगल बी कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री एकदम से सही जवाब होगा। ये थ्योरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में बार बार इस पर एम्फेसिस देकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। यानी एंगल बी का मान, एंगल सी का मान कितना आएगा, माफ़ी चाहते हैं, एंगल सी का मान यहाँ निकालना था, है ना। तो यहाँ पर एंगल सी का मान निकालना था, ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ एंगल सी निकल आएगा। ये एंगल सी निकल आ गया, ठीक है ना। एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सॉरी सही तो था यार, ये क्या कर दिया मैंने, सही तो था, बिल्कुल सही था, एंगल बी ही निकालना था क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, तो बिल्कुल सही था। एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ज़रा उसको समझिए। अब अगले क्वेश्चन में, अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजकों का भाग जो है ये सिलेबस में पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। तो कैसे लगाओगे, कल मैंने एक क्वेश्चन इस पर कराया भी था, अगर आप नहीं देखे हो तो आज आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर में अगर 10 की बात करूँगा तो ये कह रहा है x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस के 1, इसमें भाग करना है x प्लस के 1 से, x प्लस के 1 से भाग करना है। अब कंसेप्ट क्या होता है, इस चैप्टर का कंसेप्ट रहता है कि जो पहले आपको लिखा है,
यूँ समझ लो कि ये हमारे लिए एनिमी का काम कर रहा है, ये डीमन है, ये राक्षस है। मान लिया, सपोज दैट हम लोग मान लेते मैथ में राक्षस है, तो इसको हमें हमेशा पहली टर्म को गायब ही गायब करना पड़ता है। गायब कैसे करेंगे? आपके पास जितना चीज़ है वो तो है, लेकिन जितनी चीज़ की कमी है उसका हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाएंगे भाई, है ना। तो पावर 6 है लेकिन पावर 1 हमारे पास है, कितने पावर की कमी है? तो आप कहोगे सर x⁵ की हमको नीड है, तो बस उसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आएगा। यानी अगर मैं कहूँ x⁵ से मल्टीप्लाई कराऊँ, x⁵ इंटू x⁴ x⁴ अब इसी x⁵ का इंटू 1 से कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, x⁵, नीचे के सिंबल बदलो, ये काम खत्म। अब नीचे पहले आपको x वाली चीज़ लिखनी है, तो -x⁵ प्लस 1। अब ऐसे चीज़ें जाएंगी, लास्ट में आंसर आएगा। देखो -x⁵ लाना मतलब 1 है तो x⁴, x⁵ माइनस प्लस माइनस x⁴ आ गया, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से क्या हो गया प्लस, ये खत्म। अब इस बार x⁴ और प्लस में क्या आएगा 1। x⁴ लाना है, मेरे पास x है, कितनी पावर कम है, 3 पावर कम है, तो x की पावर कितना आ जाएगा 3। फिर इसका 1 से गुणा कराएंगे तो x की पावर कितनी 4 लाना था, है ना 4, तो x की पावर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस माइनस ये खत्म। तो -x⁴ प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, समझते चलना। -x³ लाना है, x है तो माइनस के x² से इंटू कराएंगे, ये -x³ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये क्या आ जाएगा x², माइनस से प्लस, माइनस से क्या आएगा प्लस आएगा, ये ख़त्म। अब नीचे बच जाएगा आपका x² प्लस में 1, 2 स्टेप और बचे हैं। आपके पास x है, x² चाहिए, कितने x की कमी है, 1 x की कमी है, तो ये x², x का इंटू 1 से कराएंगे तो x आ जाएगा, ये माइनस ख़त्म। यहाँ नीचे बचेगा क्या दोस्तों, माइनस का x प्लस में 1, माइनस का x प्लस में 1। आपके पास x प्लस 1 है, माइनस का x चाहिए, माइनस के 1 से इंटू कराओगे, माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस प्लस ये ख़त्म, 1 1 2, ये आ गया शेषफल। और ये जो इतनी महाभारत आई है ये क्या है, ये कोसेंट है, ये भागफल है, और यही क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैथ में सीधा सा फंडा है, अगर एक बार आप मैथ के कंसेप्ट को समझ गए तो मैथ का आप उस टाइप का क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन अगर आप डर के भागोगे उससे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमको उसमें क्या होता है, कूदना पड़ता है। अगर हमको तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही पड़ेगा। हम सोचे कि हम थोड़ा सा पानी भर के उसमें तैर लें तो ये संभव नहीं होता है। तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखकर हमको डरना नहीं है, हमको क्वेश्चन को लगाना है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगा लोगे और जल्दी भी लगाओगे, बिना किसी मिस्टेक के आप लगाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। किसी भी काम को करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस से अच्छा कोई विकल्प नहीं होता है। ओके, आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका जो है वो टेबल का है। तो पहले मैं टेबल बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना है और आपको बारंबारता दी गई है, आपसे समांतर माध्य पूछा है। तो मैं बस थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन में, आप ज़रा समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये है भाई, देखो टेबल बना दिया। पहले में दिया गया है स्टूडेंट, पहले में क्या है स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में उनके जो मार्क्स हैं वो दिए गए, नंबर दिए गए हैं। भाई जो 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी को मिले हैं 60 नंबर, एक विद्यार्थी है उसको मिला है 90 नंबर, और उसके बाद 3 विद्यार्थी हैं जिनको मिले हैं 45 नंबर, और एक और विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी हैं जिनको मिले हैं 30 नंबर। क्वेश्चन कहा गया कि निम्न टेबल का माध्य बताना है। निम्न सारणी का आपको क्या बताना है, निम्न सारणी का माध्य बताना है। कैसे बताओगे कि निम्न सारणी का माध्य क्या होगा? माध्य इज नथिंग बट ओनली एवरेज। ये क्या होता है, केवल औसत होता है।
और औसत का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या ही क्या होता है, एवरेज हो जाता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि जब टेबल वाली यार बात आती है तो इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ती है। भाई एक्स्ट्रा टेबल बनाएंगे तो हम यहाँ से कहेंगे ये हमारी एक्स्ट्रा टेबल यहाँ बनकर रेडी हो जाएगी। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी गिवन है तो हम विद्यार्थी लिख लेते हैं। उसके बाद आपको उनके मार्क्स पता है तो उनके मार्क्स लिख लेंगे। अब देखो ये जो होता है एक्स होता है, ये होता है एफ, और हमको निकालना पड़ता है एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ ही क्या होता है, समांतर माध्य होता है। देखो सबसे पहले हैं 2 विद्यार्थी, ठीक है, फिर है 1 विद्यार्थी, जी बिल्कुल यहाँ तक सही था, फिर 3 विद्यार्थी था, ओके, फिर आ गया 4 विद्यार्थी। जो 2 स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 60 हैं, 60 हैं, जो 1 स्टूडेंट है उसके 90 हैं, जो 3 स्टूडेंट हैं उसके 45 हैं, एंड जो 4 स्टूडेंट हैं उनके 30 हैं। तो ये x है, ये f है। अब एफ एक्स निकालने के लिए इंटू कराओ, 60 इंटू 20, 60 दूना 120, 90 का 1 से कराएंगे तो एक बार में, और 5 तियाँ हो गया 15, 4 तियाँ 12, 1 13, 135, और 4 तियाँ कितना हो गया 12, 120। अब इनका सम कराओ, इनका सम कराओगे तो क्या आएगा, ज़रा आप सम कराइए। भाई देखिए हम ऐसे कराएंगे, यहाँ है 5 और ये 5 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं, 9 2 11, 11 3 कितना हो गया 14, 15 16, 1 आ गया, ये 1 2 और 3, 3 1 4, 465 आया है ना। इसको ऐड करो तो 9 6 15, 4 19, 1 20, 2 22, 22 200, 200 कितना आ गया 25 आ गया, 5 हो गया, 6 4 10, 9 19, 1 20, 2 22, 225। ये आई एफ की वैल्यू, ये आई एफ एक्स की वैल्यू। तो जो समांतर माध्य का स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, वो ऐसे वाला सिंबल बनता है, सिग्मा एफ एक्स अपान भाई सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू 465, 465 मेरे मित्र, और नीचे कितना हो जाएगा 225, लीजिए 225, 5 से काटो 4 टाइम्स, 5 से काटो 5 टाइम्स, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 9 9 बार में चला जाएगा ना, 5 9 45, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 15 बार में, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, 31/15 को काटोगे तो 15 दूना 30, या हम सीधे कहें 30, 2 सही 1/15, 2 सही 1/15, आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 होल 1/15 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी टेबल में बातें आएंगी तो इस तरीके से आपको उसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आ गई आपको? अरे एक बार बताइए क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई है, कमेंट करके फटाफट बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके भाई बताइए क्या बात आपकी समझ में आ गई। ओके आइए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें बहुत यूनिक क्वेश्चन लगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान ही, लेकिन कई दोस्त क्या करेंगे उसको गड़बड़ कर देंगे। कैसे, तो ज़रा मेरी बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 और ब्रैकेट में क्या है x प्लस के 2y, x प्लस के 2y, इसकी पावर है 2, माइनस में क्या है 25, और इसमें है x प्लस में 2y, ओके जी, और प्लस में क्या है 12, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करना है। अब कैसे आप इसका फैक्टर करोगे ज़रा मेरी बात को समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हम आपसे बात करें तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक है, पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक नहीं क्वाड्रिक, क्वाड्रिक का मतलब पावर 2, और पावर 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस में bx प्लस में c, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जहाँ पर a b और c ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और ये जो x होता है ये तो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आप देखो तो इस चीज़ को देखो, इतनी वाली चीज़ को देखो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, और फिर इतनी चीज़ को देखो जिसके पीछे मैंने अंडरलाइन किया, क्या दोनों सेम लग रहा है? बिल्कुल। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ देखो ये दोनों भी सेम है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है।
तो लेट कर लें हम एक समय के लिए, लेट कर लें, माना कि x प्लस में 2y बराबर कोई भी वेरिएबल मान लो, मैं z मान लेता हूँ, x मत मानना क्योंकि x यहाँ पर दिया गया, मैंने z मान लिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको z पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 7z का स्क्वायर माइनस के 25z और प्लस में 12। अब दोस्तों मित्रों बताओ आप हमें, क्या इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया है? बिल्कुल बन गया है। अब a बराबर कितना है आप कहोगे 7 है, b बराबर कितना है माइनस का 25 है, c बराबर कितना है 12 है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है a इंटू सी, a इंटू सी मतलब 12 सत्ते 84, 7 इंटू 12 कितना हो गया 84। 84 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 25 आना चाहिए। तो भाई 84 का सीधा 21 चौके 84 टेबल याद होगी, 21 22 30 तक तो कम से कम याद ही होगी ना, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 7z स्क्वायर, माइनस का लाना दोनों माइनस, माइनस का 21z माइनस का 4z और प्लस के क्या होगा 12, कॉमन ले लीजिए फटाफट। यहाँ 7z कॉमन मिल रहा तो ये बचेगा z माइनस 7 तियाँ 21 और यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है माइनस का 4। जब भी कभी माइनस में कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल बदल जाएगा, 4 तियाँ 12। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है z माइनस के 3 और अगले ब्रैकेट में 7z माइनस के 4। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने z बराबर माना क्या था x प्लस 2y। अब z बराबर यहाँ पुट करोगे तो आंसर आएगा, यानी जो आंसर आया है हमारा z माइनस के 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 7z माइनस का 4। अब इसमें z बराबर वैल्यू रख दो x प्लस 2y, तो देखो x प्लस में 2y माइनस का 3, यहाँ रखोगे 7, z की वैल्यू रखोगे x प्लस में 2y माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x प्लस में 2y माइनस में 3, 7x प्लस में 7 दूनी 14y माइनस में 4 विल बी द राइट आंसर। ये होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हमें तो भैया क्लास का सबसे मस्त क्वेश्चन यही लगा, पूरी एक क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा क्या था दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। तो ये आपकी समझ में आ गया। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको पहले करना है, फिर बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है ना, क्लियर है? ओके, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, उसको ज़रा आपको समझना है। 13 नंबर क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 13 में से कितने आपके सही हो रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताओगे, है ना, साथ ही साथ। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये कह रहा है 7 के प्रथम 7 गुर्जों का क्या बताना है, माध्य बताना है। माध्य बताओ, ये देखो आपको इसको माध्य बताना है, क्या होगा इसका माध्य आप बताइए। अब इसको कैसे लगाओगे, सबसे पहले आपको गुणज पता होने चाहिए ना। गुणज क्या होता है भाई, गुणज का मतलब उसी का टेबल में आया। जैसे मैं कह दूँ 7 के गुणज लिखो तो आप पहले लिखोगे 7, फिर 14, फिर आपको लिखो 21, फिर 24, ऐसे करके आप कई सारे लिखोगे। तो कितने नीड है उस पर बात करते हैं। यहाँ कितनी नीड है, यहाँ देखो ओनली 7 गुणज हैं, केवल 7 गुणज हैं इनकी आवश्यकता है। तो 7 के अगर मैं 7 गुणज लिख दूँ तो देखो पहला तो 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर 35 होगा, फिर 42 होगा, फिर 49 होगा। देखो क्या 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब माध्य बताना है। अब बताओ जरा माध्य बराबर क्या होता है। भाई कई बार बताया, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे क्या हो जाता है कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या होगी संख्या हो जाएगी। इस बात को याद रखना। यानी भाई देखो कुल पदों का योग, इन सबको ऐड करो, 7 + 14 + 21 + 28 प्लस के 35 प्लस के 42 प्लस का 49 और डिवाइडेड बाई
टोटल कितने हैं, तो 7 टर्म्स हैं। अब इन सबको ऐड करो, 9 2 11, 11 5 16, और 16 8 24, 24 1 25, 25 4 हो गया 29, 31 6 36 के 6 कैरी आ गया 3, 4 4 8, 8 2 10 11, 11 2 हो गया 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 1 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। 196 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 5 19 56, 7 8 56, कितना आएगा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो माध्य क्या होता है, एक्चुअल में बीच का ही तो नंबर होता है भाई। 3 से यहाँ इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, बीच का नंबर माध्य हो गया। लेकिन ये कब लॉजिक लगता है, जब जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, जो सार्व अंतर है वो बराबर होना चाहिए। सार्व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी बात है आप लोगों को बताना है, क्या बात है, ज़रा मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। देख भाई, आपका जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में अगर आप अपना समय बर्बाद करोगे, मतलब कि आपको अपना केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू की वीडियो, फालतू का न्यूज़ देखना आपके लिए शायद हमें लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप क्या, आपको सब ऐसे ही पता चल जाता है भाई। काफ़ी सारे लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, कोई 2019 का होगा, कोई 2021-22 का, जो भी होगा, तो सबको कई चीज़ें पता रहती हैं कि पेपर कब होगा। तो आपको फोकस करना केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि आज अभी फोकस नहीं करोगे भाई, देखो दर्द वही समझ सकता ना जिसका 1-2 नंबर से रुकता है। और वो जो पढ़ाई नहीं करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पढ़े ना पढ़े उसको कोई मतलब। पेपर आता है तो उसको होश आता है कि हाँ अच्छा पेपर की डेट आई, अब हमको पढ़ना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर वो कमेंट करते सर 1 दिन में 1 मैराथन दीजिए, 1 दिन में 2 मैराथन दीजिए। भैया कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। देखिए बड़ी बड़ी कहना बातें बहुत आसान है, कोई भी कह सकता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको करना अपने आप में एक चैलेंज है भाई। खुद को ही पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है ना, हम पढ़ते हैं यही हमारे लिए बहुत टफ चैलेंज है, क्योंकि पढ़ना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव तरफ बढ़ना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं, शादी है, ब्याह है, मुंडन, ये सब चीज़ें बहुत सारी छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन हो नहीं पाता है भाई। लेकिन जब ये चीज़ हम छोड़ेंगे ना, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को याद रखना, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, केवल पढ़ाई करना। एक बार आप सिलेबस ख़त्म करके तो देखो, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, डीएलएड का है मान लिया, या सीटेट का है, सुपर टेट का है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से शेड्यूल बनाओ। बढ़िया से आप उस शेड्यूल को जहाँ भी पढ़ते हो, लेट के पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, बैठ के पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शेड्यूल आपने लगा लिया तो प्रॉपर उस शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए। चाहे वो 2 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, या मैं कह लूँ आपका वो चाहे 5 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है डेली। चाहे 5 मिनट आप पढ़ते हो, ठीक है 5 मिनट ही पढ़ोगे, क्योंकि जो काम आप धीरे धीरे करोगे ना, उसमें आपकी रुचि आएगी। और जब हम किसी काम को रुचि के साथ करते हैं मेरे भाई ना, तो उसमें धीरे 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 टाइम क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो हर एक चीज़ जो होती है, वो जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक आप उसको मतलब ऐसे कि हाँ ये हमें यार करना ही करना है, तब तक मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको यही करना है, एक बार सिलेबस ख़त्म कीजिए। मैं नहीं कहता आप यहाँ से पढ़िए, कहीं से पढ़िए भाई, उसको वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ समझ, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी से बैठ पाए वहाँ पढ़िए। लेकिन बस जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, उसको जीवन में प्रयोग कीजिए। बस ये समझ लीजिए कि बस हाँ, बस यही जो है वो है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप हमसे कहोगे सर आप कोई भी पेपर आए मैं फोड़ दूंगा, मैं हाँ फोड़ दूंगा, दूंगी, जो भी है आप खुद ही बताओगे। करना क्या है, सिलेबस ख़त्म करना है। फर्स्ट प्योरिटी आपका क्या रहना चाहिए, अभ्यास, कि मैं सिलेबस ख़त्म करूँगा या करूँगी, सीधी बात, नो बकवास। ओके, क्लास कैसी लगी ज़रूर आपको बताना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।